बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन का राजनीतिक भविष्य तय करेगा 2024 का चुनाव। आम चुनाव के परिणाम से ही मिल जाएगा विधानसभा चुनाव का संकेत। मिलेगा जवाब दोनों नेताओं में कौन है आदिवासियों का बड़ा हितैषी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने वाला यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन कई मायनों में अनूठा है। करीब 1.5 महीने तक चलने वाली इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान देश के 543 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होगा, जिनमें झारखंड की 14 संसदीय सीटें भी शामिल हैं। खनिज संपदाओं से भरपूर और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इस राज्य में इस बार करीब 2.54 करोड़ मतदाता लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। लेकिन झारखंड के ये मतदाता अपने सांसद चुनने के साथ प्रदेश के दो सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियतों बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन का राजनीतिक भविष्य भी तय करेंगे। इस चुनाव में इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि इन दोनों नेताओं में से आदिवासियों का बड़ा हितैषी कौन है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के परिणाम से ही 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों का रुझान भी मिल सकेगा। इस लिहाज से झारखंड के लिए लोकसभा चुनाव का खास महत्व है और विशेष रूप से बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के लिए, जो दो परस्पर विपरीत राजनीतिक विचारधाराओं का नेतृत्व कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जहां झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की कमान संभाल रहे हैं, वहीं हेमंत सोरेन राज्य के सबसे ताकतवर क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों नेताओं की परिस्थितियों में एक ही अंतर है और वह यह कि हेमंत अभी जेल में है जबकि बाबूलाल राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस तरह झारखंड के लिए आने वाले 2.5 महीने बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्या है बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के सामने चुनौती और क्या हो सकता है झारखंड में चुनावी परिदृश्य, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। अगले 2.5 महीने तक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा कराने में व्यस्त रहेगा। देश के कुल 96.88 करोड़ मतदाता अपनी सर्वोच्च पंचायत यानी संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए 543 प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इसमें झारखंड के 2.54 करोड़ मतदाता भी शामिल हैं, जो अपने 14 प्रतिनिधियों को अगले 5 साल के लिए लोकसभा में अपनी नुमाइंदगी करने का आदेश देंगे। 4 जून को चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ तय हो जाएगा कि देश पर अगले 5 साल किसका शासन रहेगा। इसके साथ ही कई राजनीतिक हस्तियों का भविष्य भी तय होगा। जहां तक झारखंड का सवाल है तो यह आम चुनाव राज्य के लिए खास है। खास इसलिए क्योंकि इस साल के अंत में यहां विधानसभा का चुनाव भी होगा। इसके अलावा यह चुनाव राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। हेमंत सोरेन जहां राज्य के सबसे ताकतवर क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वहीं बाबूलाल मरांडी के हाथों में प्रदेश भाजपा की कमान है। इस चुनाव में इस सवाल का भी जवाब मिलने की उम्मीद है कि भाजपा ने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को राज्य में खोई हुई सत्ता लौटाने की जंग का सेनापतित्व जिस भरोसे के साथ सौंपा है, उस पर वह कितने खरे उतर पाते हैं और उनका आगे का राजनीतिक करियर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत सोरेन की। करीब 4 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हेमंत सोरेन आज भले ही जेल में हैं, लेकिन वह आज की तारीख में झारखंड में गैर भाजपाई राजनीति की सबसे बड़ी धुरी तो है ही, आदिवासियों के बीच दमदार नेता के रूप में भी स्थापित हैं। अपने पिता और आदिवासियों के बीच दिशोम गुरु यानी देश के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित शिबू सोरेन की सियासी विरासत को हेमंत सोरेन ने पिछले 10 वर्षों में एक नई चमक दी है।
2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की 82 सदस्य विधानसभा में 30 सीटें हासिल की थीं और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यह झारखंड में स्पष्ट बहुमत की पहली गैर भाजपा सरकार थी। इस सरकार ने कई झंझावातों के बीच बीते 29 दिसंबर को 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन 5वें साल की शुरुआत के साथ ही उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसने और अंततः ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ा। हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी और जेल में बंद रहने के बावजूद हिम्मत बनाए हुए हैं। जेल जाने से पहले वह सार्वजनिक तौर पर कई बार कह चुके थे कि विपक्षी पार्टियां मुझे जेल भिजवाने और हमारी सरकार को गिराने की साजिश शुरू से रच रही हैं, लेकिन जेल का भय दिखाकर मुझ जैसे झारखंडी को कोई झुका नहीं सकता। मैं किसी चुनौती से घबराने वाला नहीं। दरअसल सोरेन जानते हैं कि जेल के भीतर रहने के बावजूद उनकी सियासी सेहत पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को अपना प्रतिनिधि बनाया है, जो पूरे झारखंड में उनकी आवाज बन रही हैं। हेमंत खुद को आदिवासियों और पार्टी के कोर वोटरों के बीच विक्टिम के तौर पर पेश कर अपने पक्ष में सहानुभूति की एक लहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने आदिवासियों मूलवासियों को साधने के लिए लगातार कई फैसले लिए। 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी का बिल विधानसभा से दोबारा पारित कराने, राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में झारखंड के डोमिसाइल के लिए 100% आरक्षण का प्रस्ताव, निजी कंपनियों में 40,000 तक तनख्वाह वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण, बोकारो के लुगुबुरु स्थित संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल पर टीबीसी के पावर प्लांट प्रोजेक्ट को न लगने देने का संकल्प, विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पारित कराने, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को अवधि विस्तार न देने जैसे फैसलों का हवाला देकर उन्होंने खुद को सबसे बड़ा आदिवासी मूलवासी हितैषी के तौर पर प्रचारित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हेमंत सोरेन के लिए आगे का रास्ता कतई आसान नहीं है। भाजपा खनन घोटाला, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, धीरज साहू कैश स्कैंडल सहित भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामलों, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और बेरोजगारों से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी लगातार घेराबंदी कर रही है। इसके अलावा केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य के आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए लगातार कई योजनाएं लॉन्च की हैं। केंद्र के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी राज्य के आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को लगातार हल करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि खूंटी आकर आदिवासी समुदाय से संवाद का बड़ा कार्यक्रम कर चुके हैं। अब बात झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की। भाजपा ने हेमंत सोरेन के मुकाबले के लिए राज्य में बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर पेश किया है। 2024 की चुनावी रणनीति के मद्देनजर उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। 2006 में उन्होंने भाजपा से अपनी राहें जुदा कर अलग पार्टी बना ली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने झारखंड की सत्ता गंवा दी और बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय भाजपा में हो गया और इसके एवज में भाजपा ने उन्हें राज्य के नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। वह राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कुशल संगठनकर्ता और रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान होती रही है। झारखंड के पहले सीएम के तौर पर उनकी छवि विकास पुरुष के तौर पर बनी थी, लेकिन 2003 में सीएम की कुर्सी से उनके हटने के बाद राज्य की राजनीति कई करवटें ले चुकी हैं। ऐसे में अब 2024 में यह देखना दिलचस्प होगा कि बाबूलाल मरांडी में वह पुराना करिश्मा बाकी है या नहीं। राज्य में लोकसभा की 14 में से 12 सीटों पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है। इस बार पार्टी ने सभी 14 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में भाजपा अगर लोकसभा चुनाव में यह लक्ष्य हासिल कर पाती है तो मुमकिन है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की ओर से सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी को राज्य में पार्टी को अपने तरीके से चलाने के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। पार्टी के भीतर उन्हें गुट या गोलबंदी जैसी आंतरिक चुनौती से न जूझना पड़े, इसके लिए भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर ओडिशा शिफ्ट कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा की केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहमियत बढ़ा दी गई। वह पहले से जनजातीय मामलों के मंत्री थे, अब उन्हें कृषि मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद पिछले दिनों राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों का क्रमवार दौरा किया और जनसभाएं की। वह हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा और उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव में उनके सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। अगर वह भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतर पाएं और पार्टी को चुनावों में मनोनुकूल परिणाम मिले तो सियासत में आने वाले वर्षों में उनका कद और ऊंचा होगा।
इसके विपरीत अगर झारखंड में भाजपा अपने चुनावी लक्ष्यों को साधने में सफल नहीं रही तो मरांडी के आगे के सियासी करियर पर सवालिया निशान लगना तय है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।